12 सत्र 296 चुने हुए लोग, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय, 137 बैठकें। कुछ इस तरह भारत का संविधान बना, जिसने धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटे भूभाग को एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। संविधान कोई किताब नहीं, ये आजादी की मर्यादा है, भारत की आत्मा है। आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह हमारे लिए गौरव का दिवस है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में इस दिन संविधान लागू हुआ था और इसके बाद से देश संविधान के हिसाब से चलने लगा। आइए इस खास अवसर पर IND 24 की खास पेशकश में हम जानते हैं कुछ खास बातें हमारे संविधान के बारे में। एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना जिसमें सभी रूपों की विविधता थी, चाहे वो भाषा हो, धर्म, जात हो, क्षेत्र हो, इन सभी को तोड़ना कठिन था। बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका सफलतापूर्वक मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट है कि संविधान की शक्ति सीधे जनता में निहित है। हमारे संविधान का प्रारंभ ही हम भारत के लोग शब्दों से होता है। संविधान में आया हम भारत के लोग केवल शब्द मात्र नहीं है, ये हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है। भारतीय संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता की स्थापना और सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए हमारा संविधान विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। कह सकते हैं कि भारत का संविधान मानव अधिकारों का वैश्विक दस्तावेज है। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो वह भारतीय संविधान में ही है। देखिए, भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हम लोग काफ़ी समय तक परतंत्र रहे थे। इस वजह से जब हमारे संविधान का निर्माण होने लगा तो हमने विश्व के सभी संविधानों का परीक्षण किया और उन संविधानों में जो अच्छी बातें थीं, जिनसे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो सकते थे, हमारे देश का विकास हो सकता था, उन सारी चीज़ों को समाहित करके हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया। हमारा संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और ये जब बना था तो इसमें जो है 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ रखी गई थी। ये संविधान जो है राजाला साहब ने अपने हाथों से लिखा था, जो अभी भी वर्तमान में संसद भवन में जो है हीलियम के डिब्बे में रखा हुआ है। भाग 3 में हमारे मूलाधिकार दिए गए हैं। उस मूलाधिकार के लिए हर इंसान लड़ने लगता है कि हमारा ये अधिकार है, लेकिन अधिकार आत्यंतिक नहीं है, क्योंकि जो आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार आर्टिकल 21 है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के और उसके गरिमापूर्ण जीवन से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ मूल कर्तव्य दिए गए हैं, मूल कर्तव्य को बंधनकारी नहीं बनाया गया। हमारा देश काफ़ी समय परतंत्र रहा, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत विकास भी नहीं था। इस वजह से मूल कर्तव्य को एक नैतिक आधार पर छोड़ा गया। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई न्याय दृष्टांतों में इस बात को दोहराया है कि मूल कर्तव्यों को भी जो है बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से जहां अधिकार हैं वहीं कर्तव्य की बात होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान अपने आप में बहुत ही सारगर्भित और संपूर्ण है। संविधान में कहीं कोई कमी नहीं है। संविधान ने जहां एक तरफ नागरिकों को अधिकार दिए, वहाँ उनके कर्तव्य बताए। जहाँ विधानमंडल को विधि बनाने का
अधिकार दिया वहीं पर न्यायपालिका को दिया कि आप एक चेक बैलेंस बना करके चलेंगे। कार्यपालिका को उसको लागू करने के लिए दिया गया। समय के साथ संविधान को कैसे जोड़ें, इसके लिए संविधान संशोधन के प्रावधान रखे गए। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यायालयों में किस तरह की भाषा हो, उसके लिए जो है अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम अपने पूरे संविधान को देखें तो वह जो है एक सारगर्भित संविधान है और इसमें कहीं कोई त्रुटि जैसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। तो निश्चित रूप से इसमें एक सामंजस्य स्थापित होना चाहिए और हमको, हर व्यक्ति को यह उसका कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और संविधान के अनुरूप जो है अपने आचरण को जो है करता रहे, जिससे हमारा देश एक नई उन्नति को प्राप्त कर सके। और हमारे संविधान का यही उद्देश्य भी रहा है कि हमारे संविधान में जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिले, इसकी बात उद्देशिका में की गई थी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की नीयत से हमने इस संविधान का निर्माण किया था। निश्चित रूप से हम सभी का यह दायित्व है कि हम संविधान बनाने वालों के इस उद्देश्य पूर्ति में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें। भारतीय संविधान अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन का मानवीय दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि बेहद कलात्मक रूप लिए हुए हैं। भारतीय संविधान अपने संवैधानिक प्रावधानों, मानव अधिकारों और कर्तव्यों के आलोक के साथ सुंदर कलाकृति रूप में सृजित किया गया है। आइए आपको बताते हैं भारतीय संविधान की सुंदर कलाकृति। संविधान की मूल प्रति के हर पन्ने पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी चित्रकृतियां हैं। संविधान की मूल प्रति पर नटराज का स्वरूप भी अंकित है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और कर्म का संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का भी स्वरूप है। शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध संविधान की मूल प्रति पर अंकित किए गए हैं, जो वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषि मुनियों के सुंदर रेखांकन भी उकेरे गए हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिशा निर्देशन में जो संविधान तैयार हुआ, उसमें ये तय किया गया था कि वह ऐसा बने कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उसमें दर्शन हो। संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को संविधान के पहले पन्ने पर लगाया गया है, तो हड़प्पा की खुदाई में मिले घोड़े, शेर, हाथी की सुनहरी सज्जा की गई है। इसी में संविधान की प्रस्तावना को सजाया गया है। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखी गई है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। रायजादा ने पेन होल्डर नीब से संविधान के हर पन्ने को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षर में लिखा है। वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा पूरे विश्व को अपना परिवार मानने में विश्वास करती है। भारतीय संविधान अनेकता में एकता और सर्वधर्म सद्भाव समानता की भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। कुल मिलाकर हमारा देश फिर से अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रहा है। कालांतर में भव्य इमारतें ध्वस्त हो जाती है, लेकिन नींव के पत्थर नहीं डिगते। भारत के साथ यही होता रहा है। यहाँ दुनिया भर से आक्रांता आए, व्यापारी आए, मजदूर और चरवाहे आए, सब अपनी संस्कृति और देवता साथ लाए। हर किसी ने ये कोशिश की कि यहाँ की संस्कृति पर अपना अधिकार कर ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। समय समय पर हमारा राष्ट्र प्रभावशाली होता रहा और आधुनिक से आधुनिक बनता चला गया। आज एक बार फिर हमारा राष्ट्र ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इस राष्ट्र को ऋषियों के तेज और ओज ने पैदा किया है। भारत का संविधान एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की दिशा में काम करने के लिए बनाया गया था और इसी प्रस्तावना में ये चीज़ें समाहित की गई थी। जो नीति निर्माता थे, संविधान निर्माता था, इनका मूल उद्देश्य यही था कि भारत में जो लोग हैं उनको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके। इसी सपने को साकार करने के लिए हमने विभिन्न देशों के संविधान का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और उस अध्ययन और अन्य देशों के संविधान की जो अच्छी बातें थीं, कहीं से हमने मूल कर्तव्य लिए, कहीं से नीति निर्देशक तत्व लिए, कहीं से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए,
और इन सब संविधानों का अध्ययन करने के बाद वहाँ के संविधान की जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने इसमें समाहित की। तो निश्चित रूप से कुछ बातें ऐसी थी जिस समय संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय संविधान के निर्माता ये नहीं जानते थे कि आगे इस तरह से परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। इसी वजह से कई बार ऐसा हुआ कि एक से एक संविधान संशोधन उसमें हो चुके। तो उस हिसाब से समय समय पर हमारी जो विधायिका है उस विधायिका ने संशोधन किए और आगे भी जहाँ ऐसा लगेगा कि संविधान में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति में संविधान प्राप्त नहीं कर पा रहा है वहाँ समय समय पर संशोधन आते रहेंगे। परंतु इतना जरूर है कि भारत का संविधान एक सर्वोत्तम संविधान है और विश्व में सबसे अच्छे संविधानों में अगर तुलना की जाए तो उसमें भारत का संविधान है और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ संशोधन के माध्यम से आएगा। नीति निर्माता जो चाहते थे उस उद्देश्यों को सफलता पाने में संविधान बहुत हद तक कामयाब रहा है और जहाँ ऐसा लगेगा कि संविधान में कुछ संशोधन के माध्यम से उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना चाहिए तो वहाँ उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे। इस प्रकार से भारत का संविधान एक बहुत सफल संविधान है, विश्व का लिखित संविधान है, विस्तृत संविधान है और इसमें भारत की मूल रूप से इसकी जो आत्मा है भारत की जनता का स्वयं के लिए स्वयं के द्वारा तैयार किया गया संविधान है जिसमें समस्त कि संविधान की समस्त शक्ति भारत की जनता में रहता है। उस मामले में अपना संविधान 100% सफल रहा है और कुल मिला के बहुत अच्छा संविधान है और नीति निर्माण का प्रयास सराहनीय है और मैं भारत के संविधान की बहुत प्रशंसा करता हूँ और सभी नागरिकों से अपेक्षा करता हूँ कि भाई भारत के संविधान के में दिए गए मूल कर्तव्यों की पूरी तरह से पालन करें क्योंकि मूल अधिकारों के प्रति तो सब सजग है परंतु मूल कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं है। अगर मूल कर्तव्यों के प्रति सब सजग हो जाए तो किसी के मूल अधिकारों का हनन होने की संभावना नहीं है और जहां हम लोग दायित्व की बात अधिकारों की बात करते हैं वहां भारत की जनता को दायित्व भी लेने चाहिए। इसलिए मूल अधिकार का भी मिले हुए हैं, मूल कर्तव्य का पालन करें। नीति निर्देशक तत्व भी उसमें दिए गए हैं जो कि राज्य पे भी ये बाध्यकारी है और जो बताते हैं कि किस तरह से आपको अपनी शासन व्यवस्था चलानी है। इस पर भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है और नीति निर्माता का प्रयास सराहनीय। हर देश का अपना अलग संविधान है, किसी का राजशाही, किसी का लोकशाही, किसी का तानाशाही, किसी का साम्यवादी तो किसी का धार्मिक कानून है, लेकिन इन सभी के पक्षधर आपको मिल जाएंगे। इनमें से सिर्फ एक लोकशाही एक ऐसा तंत्र है जहां व्यक्ति खुले में सांस ले सकता है। वो कैसे, आइए बताते हैं। कोई जमींदार बनकर, कोई महान बनकर जनता पर रोब ना जमा सके। दुनिया में राजशाही, तानाशाही, साम्यवाद सभी को असफल होते हुए देखा है, लेकिन लोकतंत्र का असफल होना सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होता है, क्योंकि लोकतंत्र के असफल होने के बाद अराजकता का लंबा दौर चलता है। समझने वाली बात यह है कि लादी गई व्यवस्था या तानाशाह कभी दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। तानाशाही या धार्मिक कानून की व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेती है। ये हमने कई बार देखा है। माना कि लोकतंत्र में कई खामियां होती है, लेकिन लोकतंत्र देश को सही तरीके से चलाने में सफल भी रहा है। इसमें किसी भी व्यक्ति पर कोई भी व्यवस्था नहीं लादी गई है और हमें यानी भारत देश को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर गर्व है। हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। हम पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़े हैं। सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही व्यक्ति खुलकर जी सकता है, स्वयं के व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और अपनी सभी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकता है। जहां चित्त भय से शून्य हो, जहां हम गर्व से माथा ऊंचा करके चल सके, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां विचारों की सरिता तुच्छ आचारों की मरुभूमि में न खोती हो। विश्व कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये कविता तब जहन में आती है जब बात संविधान की होती है। गुरुदेव की ये कविता प्रेरणा देने वाली है। विविधता में एकता वाले हमारे देश का संविधान समता आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते नागरिकों को उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान में नागरिक अधिकार है तो कर्तव्य भी है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अधिकारों की दौड़ में कर्तव्यों को अनदेखा कर देते हैं। वो कैसे, आइए बताते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है। भारतीय संविधान को भी इसी दृष्टि से देखने और समझने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता है कि संविधान में दिए अधिकारों के प्रति तो हम जागरूक होते हैं, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते हैं। ये ठीक है कि हम अपने अधिकारों और हितों के लिए लड़ें और आंदोलन करें, लेकिन अधिकारों को अराजकता में न बदलें। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस अब आ गया है और निश्चित रूप से भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। लेकिन हमको इस गणतंत्र दिवस पर एक बात ध्यान रखना है, गणतंत्र और स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हमको जो अधिकार मिले हैं उनका हमको पूरा उपयोग करना। लेकिन इन अधिकारों के उपयोग करने में एक तो ये बात को ध्यान में रखना कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता इन दोनों में अंतर है। अधिकारों के संघर्ष के लिए स्वच्छंदता का भाव ना हो, मनमानियाँ ना हो, और अधिकार तभी शोभायमान होते हैं जब हम उसके साथ कुछ कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। गणतंत्र देश में नागरिक अधिकारों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी होते हैं। हमारी स्वतंत्रता की सीमा वहाँ तक होती है जब हमारे किसी कार्य से, किसी शब्द से, किसी बात से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का आहत ना हो, उसका उल्लंघन ना हो, हमारी सीमाएं हम तक रहें। तो अधिकार और कर्तव्य इन दोनों के अगर संतुलन बना करके समझेंगे तभी हम भारत की जो हमारा गणतंत्र है वो विश्व में फिर से गौरव को प्राप्त करेगा, जिस गौरव का वो अतीत में जिस शीर्ष पर रहा है। इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना संवैधानिक हो सकता है, लेकिन उसकी आड़ में राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लोगों की जान माल की हानि करना, कानून तोड़ना, सरकारी इमारतों, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अराजकता है। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये जरूरी है कि संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता, मर्यादाओं और गरिमा के साथ हम राग, द्वेष और भेदभाव से मुक्त रहते हुए संविधान निर्माताओं की भावनाओं का सम्मान करें। संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें, नियम कानूनों का पालन करें, सर्वधर्म सद्भाव और महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को बरकरार रखते हुए हमारी गौरवशाली परंपराओं को समृद्ध करें। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान को लागू करने के दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिसमें हमारे कर्तव्य और अधिकारों और किस तरीके से देश को चलाना चाहिए नागरिक सुविधाओं के आधार पर, उस प्रकार के नियमों का उसमें उल्लेख है। लेकिन कालांतर में एक बड़ा राजनीतिक रूप से परिवर्तन देखने में मिला, और वो ये है कि यहाँ आम जनता जिसे वोट बैंक समझ करके उपयोग किया जा रहा है, वह राजनेता और जनता अपने कर्तव्यों के प्रति कम ध्यान देती है, अधिकारों के प्रति ज़्यादा ध्यान देती है। और ये कर्तव्य और अधिकारों के बीच का विभेद है, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जब हम आंदोलन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे अधिकार हैं, और हम अधिकारों की प्राप्ति के लिए आंदोलन करना लोकतंत्र का या स्वस्थ लोकतंत्र का एक अच्छा प्रमाण माना जाता है। लेकिन जब वही आंदोलनकारी धैर्य खो करके एक दिन, 2 दिन में आंदोलन में जो मांगे नहीं मानी जाती और उसके लिए जो हिंसा का, आगजनी का, तोड़फोड़ का और इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं, यहाँ आकर के अधिकार और कर्तव्य के बीच में जो है द्वंद्व शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि हम आंदोलन करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने के प्रति सजग हैं जितने,
उससे कहीं अधिक जो है हमारे कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए कि हम न सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना क्या हम आंदोलन को सफल नहीं बना सकते, क्या हम निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए बिना आंदोलन को सफल नहीं बना सकते, क्या हम भाषाई गिरावट के बिना जो है अपनी आंदोलन को सफल नहीं बना सकते। इन सारी चीज़ों को हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से इस देश में बहुत से ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर जो संविधान सम्मत अधिकार भी आम नागरिकों के लिए और जिसको कह सकते हैं कि आम नागरिकों के लिए घातक और नुकसानदायक हो सकता है। कल ही हमने देखा कुछ डिमांड्स आई यहाँ मध्य प्रदेश के आंदोलन में, और जिसमें आरक्षण को लेकर के मांग की गई थी कि आरक्षण जो है अब वो संविधान सम्मत है। अब संविधान में 10 साल का प्रावधान था, 10-10 करते करते 7 दशक तक लेकर के आ गए हैं, पर उसमें ठीक है कि आरक्षण की आवश्यकता आज भी हमें महसूस हो रही है और हमें देना चाहिए, लेकिन उसमें आंदोलनकारियों ने 2 बातें रखी। पहला ये कि आरक्षण की पूरी समीक्षा होना चाहिए। अब हम 7 दशक आज़ादी के हो गए और 7 दशक से हम आरक्षण दे रहे हैं, जिन समुदायों को आरक्षण दे रहे हैं उनकी समीक्षा के बिना हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि उन्हें आरक्षण दिया जाना जरूरी है, और यदि जरूरी है तो और बढ़ाया जाए। लेकिन उसकी ये समीक्षा तो की जाना चाहिए ना कि जो दवा हम दे रहे थे उससे इलाज कितना हुआ, तो ये जांच करें बगैर काम आगे चलना नहीं है। तो इस प्रकार की जो संवैधानिक कानून व्यवस्थाएं भी हैं वो भी कई बार आम नागरिक के लिए हितैषी होने के दिखने के साथ साथ हितैषी नहीं होती और उसकी प्रतिस्पर्धा में लोग खड़े हो जाते। तो यहाँ कई बार अधिकार और कर्तव्य दोनों का द्वंद्व होता है। तो मुझे लगता है अनेकों बार हम सीमाओं को लांघते हैं। जब हम एक घटना मुझे याद आती है कि जब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इस प्रकार के CAA के बारे में तोड़फोड़ जैसा वातावरण हुआ और योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले उनके लोगों जो तोड़फोड़ करने में शामिल थे उनकी से संपत्ति का नुकसान जो हुआ उसकी भरपाई करने का काम जो है प्रयास किया, काम किया, तो वो थोड़ा सा आलोचना का केंद्र बना, लेकिन बाद में सभी लोगों ने उसको सराहा और न्यायालय में भी वो कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान उसके विरुद्ध नहीं गया। और योगी जी के द्वारा दिए गए इस संदेश का अन्य राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ के दृष्टि से उसका पालन किया। तो मुझे लगता है कि जो सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, रेलवे हो या कुछ और हो, कई बार एक चीज़ और देखने में आती है कि जिस प्रकार से अभी जो सेना के लिए भर्ती का एक नया प्रावधान प्रारंभ किया है और उस प्रावधान के अंतर्गत घोषणा करने के तत्काल बाद हिंसक घटनाएं प्रारंभ हो गई, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो इस प्रकार की हिंसक घटनाओं के लिए तैयार ही बैठे हैं। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ तो कभी मैं गीता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मैं जब से आजाद हुआ हूं और अधिक बर्बाद हुआ हूं। मैं ऊपर से हरा भरा हूं, संसद में 100 बार मरा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। तो गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हमने आपको बताया हमारे संविधान के बारे में, जिस पर हमें मंथन करने की जरूरत है। हमारे संविधान को सही मायने में समझने की जरूरत है। जब हम संविधान में लिखे अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे, तब हमारा संविधान पूरी तरह सफल हो जाएगा और गणतंत्र दिवस मनाने की खुशी 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए INT 24 पर। नमस्कार।